जब उसको मिलेगा ही कुछ नहीं। हम हिमाचल की 90% जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है। लोगों ने खेती करना छोड़ दिया है और जो खेती करते थे वो खेती करना नहीं चाहते, क्योंकि राशन के जो डिपो है उसमें 2 रुपए किलो हमें गेहूं मिलता है और 3 रुपए किलो चावल मिलता है और 3-4 दालें मिल जाती है। हम इस दृष्टि से आगे क्यों बढ़े? तो जब आप नेचुरल खेती की जब बात कर रहे थे, वीसी साहब अपने यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि नेचुरल खेती को कैसे जोड़ा जाए। अब किसान क्यों करेगा? अब नेचुरल खेती कैसे हो सकती है? आप तो पढ़ के कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने माता पिता को देखा है तो कैसे करते हैं। जिस घर में पशु होता है उसी घर में नेचुरल खेती हो सकती है। अब कोई बोले कि नेचुरल खेती करनी है, और नेचुरल खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे किसान की आय को बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पशु और जिसकी जमीन है उसको एक एश्योर्ड इनकम घर बैठ के दी जाए। वो कैसे आगे बढ़ेगा, उस दृष्टि से इस बजट में हम एक प्रावधान करना चाहते हैं। कम से कम किसान की आय तो बढ़े। कैसे बढ़ेगी? अब सब लोग कहते सरकारी रोजगार मिल जाए, हम चाहते कि किसान की आय ऐसी योजना लाई जाए जिससे 20 और 25 हजार उसे घर बैठकर नेचुरल खेती का मिले। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आने वाले समय में काम करेगी। इसके लिए जोड़ना पड़ेगा और हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुछ परिवारों को नेचुरल खेती से जोड़ेंगे और उसका जो भी नेचुरल खेती से पैदा होगा वो सरकार खरीद करेगी। जैसे गेहूं पैदा होगा, अगर उसमें गेहूं सिर्फ नेचुरल खेती से हुआ तो उसका मूल्य अलग होगा, उसका रेट थोड़ा ज्यादा देंगे, उसके जो वेजिटेबल्स होगी उसका रेट थोड़ा ज्यादा देंगे। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं कुछ और बातें भी आपके साथ करना चाहता हूं। मैं अपनी सरकार के बारे में ये बताना चाहता हूं कि हमारी आर्थिक स्थिति कोई ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देना चाहते। इसीलिए हमने अभी कुछ दिन पहले 6 करोड़ रुपए यहां से स्वीकृत किया है। लेकिन शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधार होने की बहुत जरूरत है। भविष्य में शिक्षा किस स्तर की हो, और अगर हम टेक्नोलॉजी से लेस नहीं होंगे, वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत आगे बढ़ गया है। इजराइल जहां पानी की बूंद तक नहीं होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में मात हमें दे रहा है। ये क्षेत्रों में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और जेनेटिक का भी एक और नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उनका प्रयोग भी हमें करना पड़ेगा। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हमारी आय सभी साधनों से 100 रुपया है मान लीजिए, और हम खर्चा कर रहे हैं प्रत्येक वर्ष 170 रुपये। अब कट लगने शुरू हो चुके हैं। आप देखिए किसी परिवार की आय अगर 1000 रुपया और 1700 रुपया हर महीने खर्च करता है, तो आप बताइए वो 700 रुपया वो कहां से लेगा? वो 700 रुपया उधार लेगा, कर्जा उठाएगा, और एक समय कर्जे में ये प्रदेश डूब जाएगा। आज इस सभागार में बैठे सभी लोग, उन पर 1,02,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। पिछली सरकार से हमें 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला। 10,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आज सरकारी कर्मचारियों की, जो पेंशन की 6th पे कमीशन की, वो हमारे ऊपर है। कुछ कर्जा हम ले चुके हैं, लेकिन क्या कर्जे के सहारे हम हमेशा इस प्रदेश को चलाते रहेंगे? अब तो कर्जा देने वाले भी थोड़ा थोड़ा हाथ पीछे खींच रहे हैं। भारत सरकार ने भी हमें कर्जा देने की लिमिट जो है पिछले साल 14,000 करोड़ थी, इस बार 6600 करोड़ रुपए है, उससे भी हाथ खींच लिया। तो हम कैसे हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए? हमने बजट में इस प्रकार का प्रावधान किया। कुछ हम कड़े फैसले ले रहे हैं, वो कड़े फैसले भविष्य की युवा पीढ़ी के लिए ले रहे हैं, ताकि भविष्य की युवा पीढ़ी कल को ये ना माने कि हम भी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। इसलिए हमने कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था जो है उसको आने वाले 2027 तक पटरी पर लाएंगे, और आने वाले 10 वर्षों में जो युवा यहां बैठे हैं, आप भविष्य है हमारे, कल को आने वाले कल के आप नेता है, कल को आने वाले कल के आप साइंटिस्ट है। आप लोगों को ये तय करना है कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश कैसा हो। उस प्राकृतिक सौंदर्य का हमें ध्यान करना है, उस जलवायु का हमें ध्यान करना है
जो हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बना सकती है। तो इस दृष्टिकोण से हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक है टूरिज्म और एक है हमारे पास पानी। इन दोनों चीजों में पानी का इन्वेस्टमेंट ड्रेन बहुत हो चुका है, यानी कि हमारी संपदा पानी के क्षेत्र में बहुत लूट चुकी है। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आपने मेरी कई बार सुना होगा कि हमें एक ऐसा प्रदेश बनाना है, पहले तो उसकी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है, और जब अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आएगी आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और सबसे अमीर राज्य बनेगा। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके लिए हम नियम बदल रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, हर प्रकार से व्यवस्था परिवर्तन में लगे हुए हैं। मैंने हमेशा से ये कहा, हमारे परिवार से कोई राजनीति में नहीं था, एक कर्मचारी के बेटे थे। मैं हमेशा से कहता हूं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और उस व्यवस्था परिवर्तन का पहला पुण्य कार्य हमने उन अनाथ बच्चों को, जिन्होंने अपनी माता को खोया है, जिन्होंने अपने पिता को खोया है, हमने उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया। यानी कि पैदा होने के बाद से यानी कि किसी के बच्चे के पैदा होने के बाद या 1 साल की उम्र में पैदा होने के बाद एक्सीडेंट में माता पिता का देहांत हो जाता है। कुछ बच्चे तो अपने रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं, रिश्तेदारों भी कितना ख्याल रखते हैं। हमने कहा कि इन बच्चों का ख्याल पैदा होने के बाद से 27 साल तक हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी। ऐसे 4000 बच्चे हैं जिनको हिमाचल प्रदेश की सरकार 18 साल के बाद, अगर वो IIT में चला जाता है, अगर नीट के द्वारा MBBS में सिलेक्ट हो जाता है, या कोई और प्रोफेशनल कोर्स करता है, या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी में आ जाता है, उसके पढ़ने का पूरा खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। उसके हॉस्टल का, अब हॉस्टल में रहेगा बच्चा, उसके हॉस्टल का खर्च पूरा सरकार देगी। इसके अलावा हॉस्टल का खर्च हो गया, उसका पढ़ाई का खर्च हो गया। जिस तरह हमारे माँ बाप अपने बच्चे जब हॉस्टल में रहते तो उनके लिए पॉकेट मनी भी देती है, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि प्रत्येक बच्चे को 4000 रुपया पर मंथ पॉकेट मनी देती है। और उसको जब तक वो PhD करना चाहता है, MPhil करना चाहता है, कुछ भी पढ़ना चाहता है, सारा खर्च उसका सरकार देगी। जब PhD करके अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहेगा तो 2 लाख रुपया अनुदान के लिए उनमें देगी। वो कई बार बच्चों के पास जगह नहीं होगी, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनकी जगह नहीं होती है, सरकार उसको 3 बीघा जगह भी देगी और 3 लाख रुपया उसको मकान बनाने के लिए भी देगी। और उसकी शादी के लिए, बेटा या बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपया भी उपलब्ध करवाएगी। ये सरकार की पहली योजना है जो धरातल पर अभी आई है। ये समाज के उस वर्ग को छू रही है क्योंकि जिनकी कोई आवाज नहीं होती। कर्मचारी की आवाज होती है, आप छात्रों की आवाज होती है, लेकिन ऐसा वर्ग जो समाज में काफी कुंठित महसूस करता है, अपने भाव को दबाए रखता है, चाहे वो रिश्तेदार के पास हो, जब वो अपने माँ बाप को खो देता है तो उसके मन में एक भाव रहता है कि मुझे आगे आने वाले समय में कौन देखेगा। इस दृष्टि से हमने मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष योजना बनाई और इसको कानूनी रूप दिया। यानी कि हिंदुस्तान का पहला कानून मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष के तहत बना, जिसमें अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है। ये हिंदुस्तान का पहला कानून। दूसरा, हम कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, हमें इस दृष्टि से भी सोचना पड़ा। हमने देखा कि हमारे डीजल में हजारों रुपया खर्च हो रहा है, हमारे पर्यावरण में लाखों रुपया खर्च हो रहा है। इसलिए हमने युवाओं को, आप लोगों को 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का शुभारंभ किया। और स्टार्टअप योजना में अभी हम पहले फेज में ई-टैक्सी दे रहे हैं, यानी कि सरकारी विभागों में जितनी भी गाड़ियां डीजल से चलती है तो उसमें डबल खर्चा आता है। एक तो सरकार को ड्राइवर रखने पड़ते हैं, गाड़ी लेनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस पर डबल खर्चा आता है। तो पहले फेज में हम 500 परमिट दे रहे हैं और उसमें रिस्पांस बहुत अच्छा है। ये स्टार्टअप योजना है। उस स्टार्टअप योजना में हम कोई अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदता है, मैं जब से पहला बजट रखा है मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल में ही चलता हूँ। शिमला में आपने देखा होगा मेरी छोटी सी गाड़ी है, उसमें मैं जाता हूँ। वो इतनी अच्छी गाड़ी है, इसलिए हमने जब उसको प्रैक्टिकल देखा
तो सबसे पहले हिंदुस्तान का पहला डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट विभाग को हमने इलेक्ट्रिकल किया और आज 500 ई टैक्सी परमिट हम जारी कर रहे हैं। जो ई टैक्सी परमिट टैक्सी वाला लेगा उसको हम 10 लाख पर 5 लाख रुपया सब्सिडी देंगे और 40,000 रुपया पर मंथ अश्योर्ड इनकम देंगे। ये पहली स्टार्टअप योजना हमारी है। दूसरी स्टार्टअप योजना सोलर पावर से संबंधित आने वाली है। तीसरी स्टार्टअप योजना आपके डिपार्टमेंट से, आपकी जो यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज है उनसे संबंधित आने वाली है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से संबंधित हमारी तीसरी योजना है। इस योजना के द्वारा आपको सब्सिडी मिलेगी और आप अपना काम कर सकेंगे। अब सोलर पावर में क्या है, अब मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, बाहर भी गया तो कई हिमाचल के सब लोग क्या मिलते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में। मुझे अभी मैं हैदराबाद गया, वहां भी हिमाचल के वेटर मिले। मैंने सोचा यार इनके लिए इतनी दूर जाके 20,000 रुपया कमा रहे। हमारी सरकार इस आने वाले 20-25 दिन में जिसके पास 3 बीघा जगह होगी या 6 कनाल जगह होगी, हम एक ऐसी योजना अपने युवाओं को लेके आ रहे हैं कि 20,000 रुपया पर मंथ उसको सरकार देगी और उस पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाएगी। यानी कि 20,000 रुपया आपको सरकार देगी और 25 साल का आपके साथ एग्रीमेंट करेगी ताकि आप स्वरोजगार की तरफ जाए। तो उस स्वरोजगार की दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं सिर्फ युवा साथियों को ये कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारी उम्मीद है, आप लोग हमारी आशाएं हैं और आप लोग भविष्य की चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा से तैयार है। युवा भारत का निर्माण हो रहा है पूरे विश्व में। आज युवा जो भारतीय है, जो हमारे समय के वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनियों का आज प्रेजेंटेशन, वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनियां के सीईओ भारतीय है। इससे बड़ा गौरव और क्या होगा कि हमारे युवा पूरे वर्ल्ड में आज अपना झंडा फहरा रहे हैं। 200 साल जिस राष्ट्र ने हम पर राज किया, अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में हम शासन में हम पर राज किया, आज उसमें एक हिंदुस्तानी 75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी कल्चर है। तो हिंदुस्तान की जो संस्कृति और कल्चर है वो विश्व का सबसे मजबूत संस्कृति है, सबसे मजबूत कल्चर है। इसको हमको बनाकर रखना है। अपनी जो हिमाचल की संस्कृति है, जहां अतिथि और मेहमान को देवता समान समझा जाता है, भगवान स्वरूप समझा जाता है, इसको बनाने का ध्येय भी भविष्य में आपके हाथ में है। यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में युवाओं का भविष्य उज्जवल है और इस उज्जवल भविष्य के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है और चुनौतियों का सामना लड़ाई की तरह नहीं, युद्ध की तरह करना है। सफलता आपके पहुंच मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसमें से तो नहीं पढ़ना, पढ़ लो कुछ।